नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के लिए 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र। महिला आरक्षण को समय की मांग बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से समर्थन की अपील की। असम में 11 बजे तक करीब 39% वोटिंग। केरल में 33% से ज्यादा मतदान। पुदुचेरी में 37% वोटर टर्नआउट। तीनों मुख्यमंत्रियों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। एक के बाद एक पीएम मोदी की 3 रैलियां। ममता भी करेंगी पनिहाटी में जनसभा। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, सब कुछ पहले से तय। भाजपा ने हमेशा निभाया गठबंधन धर्म। सीजफायर के एक दिन बाद ही ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, उम्मीद के अनुसार बातचीत का नतीजा नहीं रहने पर दोबारा शुरू हो सकती है जंग। ईरान के आसपास ही बनी रहेगी अमेरिकी सेना। और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हल्दिया का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे। आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब भय से नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में
बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। सरकारी भर्तियां टाइम से हो, उनका एक कैलेंडर हो और हर भर्ती ट्रांसपेरेंट हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये पक्का किया जाएगा। तो आपको दिखा रहे थे, हल्दिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, और कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठी की फैक्ट्री
फल फूल रही है। टीएमसी इस समय भय पर आधारित है और फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, इन सबका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आए। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां असम, केरलम और पुदुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो असम में 38.92%, केरलम में 33.28% और पुदुचेरी में 37.06% मतदान हुआ है। पुदुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां आने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी सुबह ही मतदान किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। केरल में 70 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है और असम में बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है, जबकि पुदुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगासामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश में है। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं केरल में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुनेंगे। पुदुचेरी में 20 पार्टियों के 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। वहीं असम विधानसभा चुनाव में सुबह से ही मतदान लगातार जारी है और आज केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपना मतदान किया। असम विधानसभा चुनावी मैदान में कुल 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में कहा कि ये कदम उस सिद्धांत की पुष्टि है जिसने लंबे समय से भारत की सभ्यतागत विचारधारा का मार्गदर्शन किया है कि समाज तभी प्रगति करता है जब महिलाएं प्रगति करती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्य के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक अवसर की दहलीज पर खड़ा है और ये देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और समानता एवं समावेशन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें आगे कहा कि इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। ये भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संसद के बजट सत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया है और सदन का एक विशेष 3 दिवसीय सत्र 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया गया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2029 के आम चुनाव से इसके कार्यान्वयन के लिए संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक को आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इससे लोकसभा सीट की संख्या बढ़कर 216 हो जाएगी, जिनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, लेकिन ये 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। इसलिए अगर वर्तमान कानून यथावत रहता है तो इसके 2034 में ही लागू होने की संभावना है। उपलब्ध व्यापक रूपरेखा के अनुसार लोकसभा सीट की संख्या वर्तमान में 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीट आरक्षित होंगी। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। राज्य विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जहां सीट का आरक्षण अनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश भी इससे जुड़ा हुआ जारी हुआ है, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जी हां, देश में महिलाओं के 33% आरक्षण से जुड़े बिल पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की। उन्होंने अपने इस दौरान कहा कि हमें विकसित भारत में नारी शक्ति को उनके पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करना है और इसके लिए जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण मिले और इसीलिए इस महीने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आपको सुनाते हैं। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया जा रहा है। दरअसल आभार जताते हुए फरहा फैज ने कहा कि संसद में महिलाओं की 33% आरक्षण दिया जाना बेहद जरूरी था, ताकि पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व कम हो और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इससे महिलाएं अपनी आवाज खुद उठा सकेंगी और अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं और अपने मुद्दे सीधे संसद में रख सकेंगी और इसलिए इस अधिनियम का आना बहुत जरूरी और स्वागत योग्य कदम है। आपको सुनाते हैं। देखिए, जो मोदी सरकार है वो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लेकर के आ रही है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं को कितनी अहमियत दी जाती है। नाम में है महिला शक्ति वंदन अधिनियम, उसकी शक्ति को वंदना करते हुए ये अधिनियम लाया जा रहा है। अब जो ये अधिनियम ला करके जो 33% का आरक्षण संसद में दिया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी था, ताकि जो पुरुष प्रधान समाज है उसका एक जो वर्चस्व है, वो नेक्सस है, वो कम हो, महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाएं अपनी आवाज उठा सके और अपनी बात को और अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को खुद सामने आकर के संसद में रख सके। इसलिए ये इस अधिनियम का आना बेइंतहा जरूरी है।
वहीं पद्मश्री नसीम बानो ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बताते हुए कहा कि जो महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं, तरक्की करना चाहती हैं और हर क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, उन्हें इससे बड़ा सहयोग मिलेगा। ये बिल आ रहा है, इसके ज़रिए हमको बहुत कुछ सहारा मिलेगा और भी जो महिलाएं अपना आगे से शाने शाना मिला के आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ आगे तरक्की करना चाहती हैं अपने हर काम में, हर बात में, वो हमको उसका सहयोग मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और आज के दौरान देखिए कि लड़कियां काफ़ी मेहनत करके कहाँ मिलिट्री में पहुंच गई हैं, मिलिट्री में काम कर रही हैं। जितनी भी महिलाएं अपने से वो हर रूल से आगे और हर क्षमता से आगे बढ़ रही हैं, ये खुशी की बात है। और ये कि इस महिला आरक्षण बिल में जो हमारे साथ में हमारी महिलाएं काम करेंगी, हमें आगे उम्मीद है कि और भी जो महिलाएं परेशान है या कोई उनकी समस्याएं वो आगे सॉल्व होंगी और कब से हमारी बात सुनी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए फिक्की एफएलओ के पूर्व अध्यक्ष पूरम शर्मा ने कहा कि जब महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं में जाएंगी तो वो दूसरी महिलाओं की आवाज बनेंगी। आपको सुनाते हैं। जहां सुनीति है, जहां अच्छी नीतियां बननी है, जहां विमेन लेड डेवलपमेंट की आगे जाके महिलाओं के लिए जो नीतियां बननी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रास रूट लेवल पे ज़िला परिषद और ग्राम पंचायत में तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और अब अपर इचेलॉन्स में भी जो रिजर्वेशन सरकार ला रही है, तो जब महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, जो महिलाएं स्टेट लेजिस्लेचर में आएंगी, वो दूसरी महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी और ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेंगी और इन पे अच्छी नीतियाँ बनेंगी। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इस बिल के लिए और इसको आगे पास करने के लिए, क्योंकि इकट्ठा ये सब मिला के एक सशक्त महिला, हमारी देश की महिला, जो ना ही अपनी फैमिली को आगे लेके जाएगी पर समाज को लेके जाएगी और आगे देश को भी आगे लेके जाएगी। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना चुकी है। ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने पवन खेड़ा के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से नाम में शब्दों के साथ हेरफेर करके पासपोर्ट का खेल खेला गया है वो भविष्य में सामने आ जाएगा। ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। और वहीं गुजरात पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों पर नितिन नबीन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी उसी गुजरात से आए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं और इसीलिए ये उनकी बेवकूफ़ी है। अब हम सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले का उनका बयान और आज का बयान, मतलब कल का ही बयान, जो 2 दिन लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना। और दूसरी बात, कितनी
मतलब ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना, और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूँकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह भी कहा कि बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं, सब कुछ पहले से तय है। भाजपा ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। कहीं कोई मतभेद नहीं है। 10 तारीख को उनका राज्यसभा का ओथ है, उसके बाद की प्रक्रिया उसके साथ। कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संबंध यही तो है कि गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बेखूबी सम्मानपूर्वक निभाया है, और यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। और ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीज़ें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीज़ें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नवकार महामंत्र के जरिए अहिंसा, शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार पर जोर दिया गया। नवकार महामंत्र जैन धर्म का सबसे पवित्र और सार्वभौमिक मंत्र माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री ने युवाओं से इस मंत्र का जाप करने की भी अपील की। आज का युवा बुद्धि प्रधान है, होना भी चाहिए। तो कई बार पूछता है कि मंत्र को रटने से क्या प्राप्त हो सकता है। मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहता हूं कि मंत्र जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान देता है, हमारे चैतन्य को जागरूक करता है। इस मंत्र से क्या होगा वो ज्यादा मत सोचो, मंत्र का अनुसरण करो, निश्चित रूप से फायदा होगा। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि नमन करने से अहंकार के पिघलने की शुरुआत होती है, और साथ ही उन्होंने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रशंसा भी की। जब व्यक्ति नमन करता है तो वहीं से अहंकार की पिघलने की शुरुआत होती है। और यहां परमेष्ठियों को नमन किया है, अरिहंत को नमन किया है, सिद्धों को नमन किया है, आचार्य को नमन किया है, उपाध्याय और साधुओं को नमन किया है। हमारे मोक्ष के कारण के लिए जो शत्रु है वो शत्रु गुण रूपी है, उसका अंत करने वालों को अरिहंत कहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।